बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आप सभी के लिए। प्रश्न एक, त्रिवेणी नहर किस नहर पर निर्मित है? इसका ऑप्शन है कोसी, सोन, गंडक, कमला। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गंडक। भारत सरकार के सहयोग से बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक नदी परियोजना का निर्माण किया गया। 1959 के समझौता के आधार पर इसका लाभ नेपाल को भी दिया जा रहा है। बांध का आधा भाग बिहार में तथा आधा भाग नेपाल में है, इसलिए इसे त्रिवेणी नहर प्रणाली भी कहते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत दो मुख्य नहर का निर्माण किया गया है, एक है तिरहुत नहर और दूसरा है सारण नहर। आइए अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का स्थान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है मनेर, राजगीर, पावापुरी, पटना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता था, तथा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर थे, जिनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था तथा इनका मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुई। जैन धर्म में त्रिरथ का सिद्धांत दिया गया, जिसे तीन जौहर भी कहा जाता है, जो कि था सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक विश्वास। जैन धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। यह आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म में दो संगीत हुए थे। प्रथम संगीत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अस्थुरभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था, तथा द्वितीय संगीति बल्लभी की अध्यक्षता में देवधाधृक्ष श्रवण में हुआ था। अगला प्रश्न, कैमूर पठार। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तंबा, चूना पत्थर, लिथियम, बक्साइट। इसका राइट आंसर होगा बी, चूना पत्थर। कैमूर या रोहतास का पठार विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार 483 किलोमीटर लंबाई में तथा अधिकतम 80 किलोमीटर की चौड़ाई में जबलपुर मध्य प्रदेश में रोहतास बिहार तक फैला हुआ है। इस पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर के बीच है। इस पठार का सबसे ऊंचा भाग रोहतासगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 495 मीटर है। यह पठार छोटा नागपुर पठार से सोन नदी द्वारा अलग होता है। इस पठार में बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका नाम था जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हुंकार। बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्ति स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 ईस्वी में पुरुषोत्तम नाथ टंडन की सलाह पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में एक अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसका प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव NG रंगा बने। स्वामी सहजानंद सरस्वती मूल रूप से उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार बनी। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की रचना की, जिनमें से कुछ प्रमुख भूमिहार ब्राह्मण, भूमिहार परिचय, कर्मकलाप, हुंकार, द अदर साइड ऑफ द शील्ड, रेंट डिडक्शन इन बिहार, हाउ इट वर्क्स आदि है। आइए अगला प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? इसका ऑप्शन है मोहम्मद जीना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो।
इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता क्यों माना? क्योंकि मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व को माले मिंटो सुधार 1909 में पहली बार लाया गया, जिसके बाद से हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच की दूरी बढ़ती गई, उसी के कारण पाकिस्तान का जन्म हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है। उन्हें अपने पड़ोसी देश में बाबा ए कौम और कायदे आजम भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लेखानुदान बना है के की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय का पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबी होने के कारण निधि आवंटन हेतु, डी है बजट के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, बजट पारित लंबी होने के कारण निधि आवंटन हेतु। विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले भारत की सिंचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता, किंतु इसका पारित होना एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और इसके पारित होने से पहले सरकार को व्यय हेतु धन की आवश्यकता पड़ती है। अनुच्छेद 116 क के तहत विनियोग विधेयक के पारित होने तक व्यय करने के लिए लोकसभा कार्यपालिका को भारत को संचित निधि से सीमित मात्रा में धन अनुदान में दे सकती है, जिसे लेखा अनुदान कहते हैं। आइए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। इसलिए 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी रहता है? तो इसका ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का भी अधिकार है। आइए अगला प्रश्न। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, डी है प्रशासनिक प्राधिकारी। इसका राइट आंसर होगा भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, इसका राइट आंसर सी होगा, समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायतों का प्रावधान है। इन्हें 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ा। इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली अर्थात गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान है। पंचायत समिति का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है तथा यह एक समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी के रूप में काम करती है। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न 10।
एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? इसका ऑप्शन है 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 2 माह। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101(4) संसद सदस्यों के स्थानों की रिक्त से संबंधित है, जिसमें उल्लेखित है यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों को अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जा सकता। आइए अगला प्रश्न। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो इसका ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 14, बी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), ऑप्शन सी संविधान का अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी संविधान का अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय झंडा संहिता 2002 ईस्वी के तहत उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अनुच्छेद 19(1) और द्वारा दिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न 12। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4, ऑप्शन डी है 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो इसका राइट आंसर होगा ए साधारण। संविधान के अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यानी नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और राज्यों के नामों में परिवर्तन जो कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक समान बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ऑप्शन ए 46वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 46वां संशोधन, ऑप्शन डी 74वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा ए 46वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए इसमें 3 नए शब्दों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया है। आइए अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये है सीधे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन बी मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।